तार साहब, सबसे पहले आज जब असद कैसर साहब गए हैं स्पीकर अयाज सादिक के घर, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे, क्या उन दोनों की मुलाकात हुई, आपस में बातचीत हुई, कोई मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई? जब वज़ीर आज़म आज गए सरदार अयाज सादिक साहब के घर ताज़ियत के लिए उनकी हमशीरा के इंतकाल पर, तो उस वक्त असद कैसर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। मेरी अभी कुछ देर पहले एक हमारे वज़ीर हैं, कॉलीग हैं, जो वज़ीर आज़म साहब के हमरा वहाँ गए थे, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा जी ना हमें वो नज़र आए, ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई आमना सामना हुआ। तो मेरी अभी क्योंकि आई विटनेस से बात हुई है तो मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ कि कोई ऐसी मुलाकात वज़ीर आज़म साहब की और असद कैसर साहब की वहाँ पे नहीं हुई। साहब, और इसके अलावा फिर जो आज खबर आई कि राब्ते बहाल हुए हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात के लिए गए, वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीक तार साहब से मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं हुकूमत ने हामी भरी है मुज़ाकरात की, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, कल जब सेशन हुआ, बहुत अरसे बाद, बहुत गैप के बाद ये सेशन हो रहा है, तो स्पीकर साहब के दफ्तर में बहुत रश लगा हुआ था। कल जब मैं भी उनके दफ्तर में सेशन के दौरान गया तो वहाँ पे हामिद रज़ा साहब मौजूद थे, शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनका आना जाना लगा हुआ था। तो कुछ देर के लिए लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे, मैं भी बैठा। तो ये क्योंकि ताज़ियत करने बहुत से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर हमारे पार्टी के रहनुमाओं की उनके पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है, मगर बाज़ाब्ता तौर पे अगर कहा जाए कोई बातचीत का आगाज़ हो गया है, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं और वो जो कमेटी बनाई थी वो फ़ाल हो गई है, तो इसमें हकीकत नहीं है। जी, गैर रस्मी मुलाकातें फ्लोर ऑफ द हाउस भी हो रही हैं, स्पीकर के दफ्तर में भी हो रही हैं, मगर वो इस नीयत से कि कोई मुज़ाकरात करने हैं वो कतई नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, हमारा एक मौक़िफ़ है कि 26 नवंबर को जो स्टेट पे चढ़ाई की गई और बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे और उनके विजिट को साबोटाज करने की कोशिश की गई, रेंजर्स एहलकार 4 शहीद हुए, पुलिस वाले 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, एक को शहीद किया गया, और उसके बाद एक झूठा बयानिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को बदनाम करने के लिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए कि जी 200 बंदा मर गया है जी, कोई कह रहा है जी 2000 बंदा मर गया जी, सड़क लाल हो गई खून से। तो जो एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है और एक सियासी नाकामी थी कि आप मौके से भाग गए, आप मौके से फरार हो गए, तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दौड़ क्यों लगाई। अब उस छुपने के लिए एक झूठा लाशों का बयानिया, और देखिए जो सोशल मीडिया पे जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर भी रहे हैं उनको भी पता है अभी तक कोई एविडेंस, वीडियो एविडेंस या अदरवाइज कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कोई लवाहिकीन सामने नहीं आए जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे कोई इंटरव्यू दिया हो। और ये वो पार्टी है कि जिसका मुल्तान में चंद साल पहले जलसा हुआ, भगदड़ में लोग मर गए और बानी चेयरमैन पीटीआई ने तकरीर जारी रखी जबकि सामने डेड बॉडीज पड़ी थी। तो ये जो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है रियासत को बदनाम करने के लिए, और फॉरेन जर्नलिस्ट से अब आर्टिकल दिखवाए जा रहे हैं, बदकिस्मती है, क्या टॉक्स हो सकती है जो लोग सच नहीं बोल सकते। अब हुकूमत ये कह रही है कि दौड़ क्यों लगाई, वो ये कह रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। तो इसमें वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि सीनियर तरीन जजेस 3 हों और वो सुप्रीम कोर्ट के, और वो 9 मई के ऊपर भी और 26 नवंबर के ऊपर भी, दोनों पर उसका जुडिशल कमीशन तहकीकात करे। देखिए शाहजेब साहब, जो एक एक्ट इलीगल है, एज ए लॉयर आई कैन टेल यू, इनको संजानी का मकाम ऑफर किया गया, इनको बताया गया कि रेड जोन डी चौक में नहीं आ सकते, और उसके बावजूद इनके असले से लेस लोग, गुलेलों और बंटों से लेस, टीयर गैस, स्टन गन, क्लैशनकोव्स, गैर मुल्की अफगानी बाशिंदे, और ये सारे लोग जब वहाँ पहुँचे तो मुझे बताइए कि ऐसा मुजाहरा वाइट हाउस के सामने हो या 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हो कि लोग क्लैशनकोफे लेके आ रहे हों और आंसू गैस के शेल लेके आ रहे हों, तो क्या उस महज़ब मुआशरे में भी इस बात की इजाज़त दी जाती है? पहले तो पूरी एक जो आर्ग्यूमेंट है उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि सारी इलीगल एक्टिविटी थी, संजानी के मकाम पर सिर्फ जिद में नहीं जाया गया। और देखिए, हमारे तो 4 शहीद जो रेंजर्स के जवान प्लस पुलिस का एक एहलकार, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी, वो तो एविडेंस सामने है, बॉडीज सामने हैं, जनाजे हुए हैं, हम जनाजों में शरीक हुए हैं, उनके लवाहिकीन से हमने इजहार हमदर्दी, इजहार ताज़ियत किया है, इनके पास एविडेंस है कोई नहीं।
देखिए, दो घिनौने जुर्म, एक 9 मई का, उस पर भी कमीशन का मुतालबा। भाई क्यों? देयर इज इररिफ्यूटेबल एविडेंस कि आप लोगों ने ये किया, आप लोगों की वीडियो एविडेंस, जियो टैगिंग, आपकी लोकेशन, आपके रहनुमाओं के बयानात, सब कुछ सामने है, उससे भी मुंह चुराते हैं। वैसे मगर फिर इस सिचुएशन में फिर आगे बढ़ा कैसे जाए? वो ये कह रहे हैं कि आज फाइनली उन्होंने कहा है कि कोई हमारी शर्त नहीं है, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखी जाती। आज बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा है अगर वो शर्त नहीं रख रहे और मुज़ाकरात के हामी है, पहले तो वो बात ही नहीं करने को तैयार होते थे, वो कहते थे हम बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अब वो कह रहे हैं हर एक से बात करने को तैयार हैं, हुकूमत से बात करने को तैयार हैं, हुकूमत जवाब नहीं दे रही है, वो मुसलसल 3 दिन से ये कह रहे हैं। तो क्या आप बिल्कुल बात ही नहीं करने को तैयार, या अनकंडीशनल बात करने के लिए वो तैयार है तो आप भी अब इंगेज करने को तैयार? देखिए, इनका एतबार कौन करे? आपको मैं एक रीसेंट मिसाल दूं, 26वीं आईनी तरमीम पे हमने इनको इंगेज किया, इनके साथ डायलॉग किए थ्रू मौलाना फजलुर रहमान, और 90% इन्होंने उस पर अग्रीमेंट किया, इनके कहने पे उसमें शिकें निकाली गई। मगर जब वक्त आया ये जेल मुलाकात करने गए तो इनको वहाँ पे झाड़ पड़ी, इनके साथ बदसलूकी हुई, और इनके बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं किसी चीज़ पे बात नहीं करनी, ये क्या 26वीं आईनी तरमीम ले आए हो? मैंने कहा था मुझे रिहा कराओ, मुजाहरे करो, तुम लोग मिल गए उनके साथ जाके। तो इनकी किस बात का एतबार करें? 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने जो पहले सब कुछ मान के, मनवा के, मौलाना से पूरी अपनी बात फाइनल करके, आखिरी मिनट पर डांट डपट खा के तो उसके बाद ये अपनी बात से ही मुकर गए। इनका तो इतबार नहीं है ना कि एक दिन एक बात करें, दूसरे दिन दूसरी बात करें, झूठ बोलें, मुनाफिकत करें, तो इनका इतबार कौन करे और इनकी गारंटी कौन देगा? ये जो बात कर रहे हैं इसका असल मकसद क्या है, मानी क्या है, और ये इस बात पे कितने संजीदा हैं, इस पर तो पता नहीं अब यकीन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अब बात करने को तैयार ही नहीं, यानी ये जो खबर आ रही थी कि कोई राब्ता बहाल हुआ है, मुज़ाकरात की राह हमवार हुई है, अब मुज़ाकरात यहाँ से शुरू होंगे, आप कैटेगोरिकल डिनाई कर रहे हैं, ना हुकूमत बात करना चाहती है, ना ऐसा कोई राब्ता बहाल हुआ है? देखिए, अभी तक तो कोई राब्ता बहाल नहीं हुआ, और जैसे मैंने कहा कि असेंबली के फ्लोर पे गैर रस्मी गुफ्तगू भी होती है, मुलाकात भी होती है, स्पीकर के दफ्तर में भी होती हैं, मगर अगर ये कहा जाए कि फॉर्मली कोई नेगोशिएशन जो हैं 2 कमेटीज के दरमियान शुरू हुई हैं और कुछ संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अभी ऐसी सूरत हाल तो नज़र नहीं आई। और ये जो 9 मई का जुर्म है, 26 नवंबर का जुर्म है, इस पे कोई शर्मिंदगी तो जाहिर जाए। वैसे मगर वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने सजा का निजाम तो वजह हो, वो यही कह रहे हैं कि ये शर्त ना रखे हैं, मुज़ाकरात शर्त से नहीं शुरू होते। इस बात पे वो कह रहे हैं कि जी शर्मिंदगी या माफ़ी ये शराइत ना रखी जाएं, और उनकी तरफ से तो ये खबर आई है कि उन्होंने राब्ता किया है, तो हुकूमत में अगर राब्ता हुआ है तो हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये जो रोज़ की रविश है वफाक पे चढ़ाई करने की, एक सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके और स्टेट को कमज़ोर करने की कोशिश है, इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन्स हैं, मुल्क के बाहर बैठ के मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है क्या? 9 मई के जो मुजरिम हैं, जिनके चेहरे भी सामने हैं, जिनके अमाल भी सामने हैं, तो देखिए जब तक कोई ये 9 मई और 26 नवंबर वाला मामला किसी तरफ नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रस्ट बहाल हो सकता है, कोई ट्रस्ट का जो गैप है वो ब्रिज हो सकता है। मुझे ये होता नज़र नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि गैर रस्मी बातचीत तो होती रहती है, मगर अभी तक कोई फॉर्मल ऐसा जो है वो मैकेनिज्म नहीं बना, और ना ही कोई फॉर्मल इस पे जो है वो आगे मुज़ाकरात हुए हैं। सब ना, अगर आप नहीं बात करने को तैयार तो उन्होंने डेडलाइन दी हुई है 15 नवंबर की, उसके बाद सिविल नाफरमानी शुरू होती है, जिसका पहली स्टेज आगे जाके वो कहते हैं कि बिल ना देने का मुतालबा करेंगे, मगर पहली स्टेज है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेज भेजना बंद कर दें। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बहुत पॉपुलर हैं। अब तकरीबन 15 अरब डॉलर्स की शुरू के 5 माह में रेमिटेंसेज हैं, तकरीबन 3 अरब डॉलर के पास की एवरेज है, जिससे रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और ज़ाहिर ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम, और उनका ये कहना है कि इम्पैक्ट आएगा, लोग पैसे भेजना बंद करेंगे, कम करेंगे, तो हुकूमत के लिए एक इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। देखिए, पहले भी आपको याद होगा जो इनके 126 दिन के धरना था, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से इन्होंने किया था, और उसके बगैर तो ये 26 घंटों का भी धरना नहीं कर सके, तो उस धरने में भी बिल जलाया गया था और सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी गई थी। मेरा सवाल ये है कि वो जो बानी चेयरमैन पीटीआई ने कंटेनर पे चढ़ के बिल जलाया था, कितने लोगों ने सुई गैस के और बिजली के बिल देना बंद कर दिए थे? क्या मुल्क के अंदर जो ये इदारे हैं, सुई गैस का इदारा है, जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं,
क्या इनमें बिल बिल्कुल जमा होने बंद हो गए थे और ये कंपनियां बंद हो गई थी उसके बाद? देखिए, ये जो एक गैर संजीदा सियासत है ना, मतलब अगर उनका दावा ये है, हमने ये सवाल किया जिस पे जवाब भी आया तहरीक इंसाफ की तरफ से, जब मुर्तज़ा साहब से बात कर रहे थे कि जी 2014 वाले हालात नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानीज में इमरान खान बहुत पॉपुलर है, रेमिटेंसीज पे फर्क आएगा। देखिए देखिए, पहली बात ये कि जिस बात को करके ये यू टर्न ना लें, मुकर ना जाएं, तो फिर ये बानी चेयरमैन पीटे और उनकी जमात हो नहीं सकती। रियासत मदीना का नारा लगाया और अरब ममालिक से मिली हुई घड़ियां और जो दीगर तहाइफ थे वो ब्लैक मार्केट में बेच दिए, मुनाफा कमाया। अमर बिल मारूफ कहा और 190 मिलियन पाउंड का एक बहुत बड़ा स्कैंडल किया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन, मेगा करप्शन स्कैंडल। उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट कहा और अमेरिका के हवाले से एक कैंपेन चलाई और उसके बाद अमेरिका में लॉबिस्ट फर्म हायर की और कांग्रेसमैन को कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत को हमारे हक में लेटर लिखो। तो ये गैर संजीदा कॉल है। और देखिए, जो हमारे वर्कर्स हैं बेचारे, जो बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने घर वालों को पैसे भिजवाते हैं, तो क्या वो घर वालों को यहाँ पैसे भिजवाना छोड़ दें क्योंकि एक कॉल आ गई है कि मुझे जेल से निकालो? ये रेमिटेंसेस बंद करने की कॉल नहीं है, ये मुझे जेल से निकालो, मुझे एनआरओ दो, मुझे डील दो की कॉल है। और ये सिविल डिसोबीडियंस का जो देखें, जैसे मैंने कहा, ये ओबीडियंट कब था, इन्होंने फरमाबरदारी की कब है? या सिविल डिसोबीडियंस करें या पर्सनल डिसोबीडियंस करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यानी आप ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल रेटरिक है, हुकूमत कह रही है रेटरिक है। 15 नवंबर भी फिर 15 दिसंबर भी फिर गुजर जाए, इस धमकी पर भी अमल करके देख लें, आप कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, इस हालात में मुज़ाकरात हुकूमत नहीं करेगी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये धमकियां दें, जो मर्जी करें, ये पहले भी धमकियां देते रहे हैं, इनकी तमाम धमकियां नाकाम रही हैं। और अब पॉलिटिकल फेलियर जब हो जाए ना, देखिए पार्टी 3 हिस्सों में तकसीम है। मुझे ये भी पूछना है इनसे कि हमने बुशरा ग्रुप से करना है, अलीमा ग्रुप से करना है, इनके सरकर्दा रहनुमा किधर हैं? आपस में जो डिवीजन है, कोई ग्रुप कहता है, केपी असेंबली की खबर है कि केपी की कैबिनेट के मेजॉरिटी मेंबर्स ने कहा है कि सिविल डिसोबीडियंस की कॉल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए और इस पे अमल नहीं होना चाहिए। अब इनकी किस बात पे एतबार करें, किस पे ना करें? मगर पांच रुकनी कमेटी तो इमरान खान साहब ने बनाई है ना, वो 5 रुकनी कमेटी जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, असद कैसर साहब भी हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, जो बल्कि वो तो सरबराही कर रहे हैं। ये कमेटी तो उन्होंने ही बनाई है, जिसमें हामिद रजा साहब भी हैं और अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, इनके कॉलो फेल में भी तजाद है, इनका पास कॉन्डक्ट भी आपके सामने है 9 मई का, 26 नवंबर का, इनकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कैंपेन भी आपके सामने है, इनकी पिछली कैंपेन जो फेल हुई वो भी आपके सामने है। अब ये बात किस एजेंडे पे करना चाहते हैं? यानी सिर्फ ये कह देना कि जी बात करनी है, बात करनी है, क्या इनके टीओआर्स हैं, इनका मैंडेट क्या है, ये किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? मौसम के हाल पे है, क्लाइमेट चेंज पे है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर है, क्या इनका क्या मैंडेट क्या है? यानी ये जो मुज़ाकरात की कमेटी बनी है, उसकी कमेटी बनती है तो टीओआर भी बनते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक वैसे ही ढकोसला है, ये इसमें संजीदा नहीं है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। और ये जो सियासत कर रहे हैं मुल्क को नुकसान पहुंचाने की, जिसमें ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं देखते, जिसमें ये मुल्क के मफाद को नहीं देखते, ये IMF को भी लेटर लिखते हैं, ये फ़लस्तीन की APC में भी शरीक नहीं होते। अगर बात करनी थी तो फ़लस्तीन की APC में क्यों नहीं आए? फ़लस्तीन से क्या इख्तिलाफ है? या गजा के नहते मुसलमान बेचारे जो मजलूम हैं उनसे क्या इख्तिलाफ है? तो अभी देखते हैं कि आगे जाके इनके क्या टीओआर्स आते हैं। अभी तक तो ये कोशिश को संजीदा नहीं लगती।